हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। पढ़े तो आप बहुत बार होंगे। समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इनसे प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। एक दौर था जब हम लोग परीक्षा दिया करते थे तो इस प्रश्न जो होते थे बड़ा सिंपल तरीके से पूछ लिए जाते थे। आजकल प्रश्नों को कुछ ज़्यादा ही क्लिष्ट बनाकर पूछा जा रहा है। याद रखिए, संविधान में जो बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे चेंज हुए हैं, उनसे प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। साथ ही अब प्रश्नों की जो गहराई है वो पहले से कुछ ज़्यादा हो गई है। तो हम उसी गहराई को देखते हुए आज इस वीडियो में आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। आशा है कि आपको अच्छी लगेगी। और साथ ही देखिए, इस अनुसूचियों से संबंधित जो लिखित सामग्री है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल और ब्लॉग पोस्ट में लिख दी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी खंड को पढ़ रहे होते हैं तो उसके बारे में आपको व्यापक समझ होनी चाहिए और साथ ही आपको ये समझदारी आनी चाहिए कि प्रश्न इससे कैसे कैसे करके आ सकते हैं। बहुधा ये होता है कि हम जानते बहुत चीज़ है, लेकिन जब प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हम थोड़े दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हमें लगता है कि आखिर ये कहाँ से आ गया, आता कहीं से नहीं है, जो आप पढ़ के गए हैं वहीं से गया। लेकिन परीक्षा का जो तत्कालीन समय, मतलब वो 2 घंटे का जो दबाव होता है, वो कहीं ना कहीं हमें दिग्भ्रमित कर देता है। तो इससे बचने का श्रेष्ठ उपाय यही है कि आप अपनी तैयारी को पूर्ण करके आगे जाइए। तो देखिए क्या है, संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स कहा जाता है अनुसूचियों को। तो सबसे पहले मुख्य बातों को देख लेते हैं कि संविधान के प्रारंभ में 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां एवं 395 अनुच्छेद थे। ये देखिए संविधान के प्रारंभ की बात। प्रारंभ मतलब जब संविधान बना था तब कितने भाग थे? 22 भाग थे। अनुसूचियां कितनी थी? 8। अनुच्छेद कितने थे? 395। देखिए अनुच्छेद अभी भी उतना ही है, लेकिन उसमें को काट पीट के, मतलब उसमें घुसेड़ के, यानी कि एक की कंडिका बना करके बहुत सारे वर्तमान में अनुच्छेद हैं। यदि आप उसको गिना जाए तो 450 से ऊपर चला गया है। लेकिन अभी भी मतलब ऊपरी ढांचा के रूप में 395 ही अनुच्छेद है। ये इसको ध्यान रखेंगे। जो जोड़ा जाता है वो अंदर जोड़ दिया जाएगा, जैसे 23 का क ख ग करके एडिशनल करके जोड़ दिया जाता है। तो इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन भाग में बदलाव हो गया। अभी 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि भाग में 3 का और अनुसूचियों में 4 की बढ़ोतरी हो गई। तो परीक्षा में कैसे पूछेगा कि संविधान के प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग थे? तो प्रारंभ में कितने थे? 22। वर्तमान में कितने हैं? 25। यानी कि कितना बढ़ गया? 3 भागों की वृद्धि कर दी गई। संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। कितने थे? 8। वर्तमान में बढ़ाया गया कितना? 4। तो हो गया कितना? 12। यानी कि संविधान के वर्तमान स्वरूप जो है भारतीय संविधान का, उसमें 12 अनुसूचियां। अब कंफ्यूज नहीं होइए। देखिए संविधान के प्रारंभ में 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां, 3 बढ़ा तो अब वर्तमान का क्या है? 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां। अब सवाल आपसे पूछेगा, कभी कभी पूछ सकता है, अब पूछने वाले का क्या है, तो जैसे मन वैसे पूछ सकता है कि संविधान के प्रारंभ में कुल कितने भाग एवं अनुसूचियां थीं। अब ऑप्शन रहेगा, आपको ध्यान रखना, 22 भाग 8 अनुसूचियां। संविधान के वर्तमान में कितने भाग एवं अनुसूचियां हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना। अनुच्छेद प्रायः नहीं पूछता, अनुच्छेद प्रारंभ वाला ही पूछेगा। 395 और वर्तमान में भी उतना ही है, और जोड़ दिया गया है, वो अंदर जुड़ा हुआ रहता है, वो बाहर से वो नहीं दिखता। इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, ये इतना ही है 395 ही। भाग और अनुसूचियों को ध्यान रखेंगे। वर्तमान में संविधान में कुल 25 भाग, मैंने 3 जोड़ा, और 12 अनुसूचियां, 4 एवं 395 अनुच्छेद हैं। परंतु इनका विस्तार रूप 448 तक है। मतलब हमने बोला कि 450 तक है, यानी कि अनुच्छेदों को गिना जाए, काउंट किया जाए तो 450 से ऊपर चला जाएगा।
या हम जब समय वीडियो बना रहे हैं इस समय के बाद और भी जुड़ सकती है, तो वो मैटर नहीं है। मैटर आपको ये याद रखना है वर्तमान और जब बना था तब। अब है कि क्या क्या अनुसूचियां बढ़े, तो उसके लिए हम एक एक करके अनुसूची को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जो प्रारंभ में थे सो और जो बढ़े सो, हम उसको अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। तो प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, तो 1 से 8 तक जो थी अनुसूचियां वो प्रारंभ में भी थी। 9, 10, 11, 12 बाद में उसमें जोड़ दिए गए। कब जुड़े, क्यों जुड़े, किस लिए जुड़े, इस वीडियो में हम इस पर पूर्ण चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। देखिए शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूं। संविधान के प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनका राज्य क्षेत्र अर्थात विस्तार को वर्णित करता है। यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या लिखा हुआ है। शब्द पर देखिए, संविधान जब पढ़ते हैं ना तो शब्द को जरूर पकड़िए, शब्द नहीं पकड़ेंगे तो संविधान नहीं समझ में आएगा। क्या लिखा है, संविधान के प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के। देखिए अनुच्छेद 1 में क्या है, देश का नाम, राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र इत्यादि का वर्णन है अनुच्छेद 1 में। यानी कि कोई बाहरी व्यक्ति को वर्तमान समय में पता करना कि भारत में कितने राज्य हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनका क्षेत्र विस्तार क्या है, तो उसे कहाँ देखना होगा, तत्कालीन समय में प्रथम अनुसूची देखना होगा, अनुच्छेद 1 नहीं। याद रखिए अनुच्छेद हमने आपको समझने के लिए बता दिया कि इसमें लिखा हुआ है, उसको कहाँ देखना होगा, प्रथम अनुसूची में। जैसे बिहार से बांट करके झारखंड को अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, तेलंगाना को अलग किया गया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, ये सब कहाँ वर्णित होंगे। याद रखिए अनुच्छेद जो होते हैं वो संसद को शक्ति देते हैं उस कृत्य को करने के लिए। लेकिन जब कृत्य हो गया तो रखा कहाँ जाएगा, लिखा कहाँ जाएगा, तो लिखा जाता है अनुसूचियों में। यानी कि जब कोई नया राज्य बनेगा, जब किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन की जाएगी, जब किसी राज्य के नाम में परिवर्तन की जाएगी, या जब किसी राज्य के किसी भी स्वरूप में परिवर्तन किया जाएगा, तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, प्रथम अनुसूची में। जैसे बिहार का नाम बदल दिया गया, कुछ भी बदल दिया गया, तो अब उसको कहाँ लिखा जाएगा, तो उसको लिखा जाएगा प्रथम अनुसूची में। कोई बाहरी व्यक्ति जब किसी समय या आपको भी किसी समय भारत के संपूर्ण क्षेत्र विस्तार को समझना होगा तो उसे प्रथम अनुसूची देखना होगा। यानी कि प्रथम अनुसूची में भारत के भौगोलिक स्थिति को दर्शाया जाता है, जिसमें राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और किसी भी प्रकार के क्षेत्र के विस्तार, नाम इत्यादि को वर्णित किया जाता है। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, सो समझिए। प्रश्न पूछेगा कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर दिया गया, तो यह परिवर्तन किस अनुसूची में लिखा जाएगा, दर्शाया जाएगा, तो प्रथम अनुसूची में। किसमें, प्रथम अनुसूची में। किसी राज्य को क्या कहते हैं, सीमा समाप्त कर दिया गया, तो किस राज्य में वर्णित किया जाएगा, किस अनुसूची में वर्णित किया जाएगा, प्रथम अनुसूची में। इस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने एक बार और देखा था कहीं कि वो प्रश्न पूछा था कि यदि प्रथम अनुसूची में कोई चीज वर्णित है तो किस अनुच्छेद तक उसका विस्तार होगा, तो 1 से 4 तक। ठीक है। एक बार और प्रश्न पूछा कि यदि अनुच्छेद 1 में कोई परिवर्तन किया जाता है, अनुच्छेद 2 के द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है, अनुच्छेद 3 के द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है, अनुच्छेद 4 के तहत कोई परिवर्तन है, तो कहां वर्णित किया जाएगा, कहां लिखा जाएगा, कहां रखा जाएगा, तो प्रथम अनुसूची में। यानी कि 1 से 4 तक मैंने लिख दिया कि 1 से 4 तक कोई परिवर्तन होता है तो उसका वर्णन संविधान के प्रथम अनुसूची में किया जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे भी है कि देखिए पहला जब पन्ना पलटिएगा तो क्या होगा, पूरा शेड्यूल रहेगा, कौन राज्य, कौन नाम, कौन पता, कौन गांव, ये सब रहता है। पहला में तो यही रहेगा।
अब देखिए दूसरी अनुसूची में वर्णित है, देखिए क्या है दूसरी अनुसूची में, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से जुड़े मामले भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानमंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी इत्यादि के वेतन पेंशन से संबंधित जो मामले हैं वो द्वितीय अनुसूची में रखे गए हैं। यानी कि दूसरी अनुसूची में इन उच्च पदाधिकारी, नॉर्मल पदाधिकारियों के नहीं, उच्च पदाधिकारियों के वेतन पेंशन से मामले को रखा गया। अनुसूची 2, क्या चीज, वेतन। प्रथम में क्या था, क्षेत्र, संघ, राज्य, क्षेत्र। यानी कि प्रथम अनुसूची में क्षेत्र और दूसरा में वेतन। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो उच्च अधिकारी होते हैं इनको वेतन इत्यादि की सुरक्षा प्रदान की जाती है, अर्थात एक बार जब ये नियुक्त हो जाते हैं तो इनके वेतन में, इनके पेंशन में, इनके किसी भी प्रकार के लाभ में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात इनके वेतन में कोई घटी नहीं की जा सकती है। कब तक, जब तक वित्तीय आपात नहीं लगती है तब तक। यह सुरक्षा इनको इसलिए प्रदान की गई है ताकि ये बिना डर दबाव के कोई कृत्य को निर्वाहित कर सके, यानी कि किसी भी काम को किसी भी डर और दबाव के बिना काम कर सके। तो दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन इत्यादि के मामले। अब कहिए कि क्या इससे भी अनुच्छेद से पूछ सकता है? पूछता तो नहीं है लेकिन पूछ सकता, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा, वो सीधा पूछ देगा। जानते हैं कैसे, कि सीएजी के वेतन पेंशन से मामले जो संबंधित हैं वो किस अनुसूची में, तो दूसरी अनुसूची में। याद रखिएगा, जैसे ही वेतन आ गया, पेंशन आ गया तो दूसरा अनुसूची, वेतन और पेंशन आया तो कहां पे, दूसरा अनुसूची। अब देखते हैं हम लोग तीसरा और चौथी अनुसूची को, और इसके बाद उसमें समझेंगे कि कैसे चीजों को रखा गया है, बदला गया है। अब देखते हैं अनुसूची 3 और 4 को। देखिए, मैं पहले भी बताया, फिर से बता देता हूं कि चीजें अलग से जुड़ी हुई नहीं होती, बस उनको एक अलग दृष्टिकोण से देखना, समझना और पढ़ना पड़ता है। तो अनुसूची 3 में और अनुसूची 4 में क्या क्या है। अनुसूची 3 कहता है कि शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप जो हमारे देश में पद पर, संवैधानिक पद पर जो लोग बैठते हैं वो शपथ लेते हैं, तो जो शपथ लेते हैं उसका प्रारूप क्या होगा, जो शपथ लेंगे उसका प्रतिरूप क्या होगा, वो किस रूप में शपथ लेते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो शपथ लेते हैं वो संविधान के रक्षा की शपथ लेते हैं, जबकि कुछ लोग पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, कुछ और रूपों में लेते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये जो शपथ लेने का जो प्रारूप अलग अलग होता है वो ये उनके संवैधानिक पद के अनुसार होता है। इसमें एक छोटा सा कहानी मैं बताता हूं। एक बार जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो किसी आयोग के पास गई। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उस आयोग का नाम था शाह आयोग। शाह आयोग ने उनसे कुछ सवाल किए कि आपने आमुख कृत्य क्यों किया, आपने अमुक कृत्य क्यों किया। प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बोले कि नहीं, संविधान हमें अधिकार देता है कि हम इस बात को नहीं बोलेंगे कि पद पर रहते हुए हमने जो कृत्य किए वो क्यों किए। सहयोग ने बोला कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, आपको आयोग के सामने बोलना है। उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, पद एवं गोपनीयता की शपथ के अनुसार मुझे यह पूरा अधिकार है कि मैंने पद पर रहते हुए जो भी कृत्य किए हैं उसकी गोपनीयता बनाए रखूं, और यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो यह संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। जो भी हमारे देश में महत्वपूर्ण पद पर, खास करके वैसे पद पे जो देश की नीतियों का संचालन करते हैं, वहाँ पे गोपनीयता बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसीलिए उनके प्रारूप में ये शब्द शामिल होते हैं कि आप अपने पद पर रहते हुए जो कृत्य करेंगे उसकी गोपनीयता को बनाए रखेंगे ताकि देश का हित जो हो प्रभावित न हो।
तो ये एक छोटी सी मैंने कहानी सिर्फ समझने के लिए आपको बता दी, वो परीक्षाओं में आपसे नहीं पूछेगा। तो पहली दूसरी देखा। तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। इधर देखिए हमने कुछ चीजें लिख रखी हैं, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल का नहीं है। दूसरी अनुसूची में हमने देखा था कि वेतन भत्ते थे सभी लोगों के, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएजी के जो वेतन भत्ते थे। यहाँ पे क्या है कि शपथ या प्रतिज्ञान किसका किसका है? संघ और राज्य मंत्री, संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए उम्मीदवार, संसद और विधानमंडल के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये सब जो लोग हैं, इस पद पर आने वाले जो लोग हैं, वो किस फॉर्मेट में शपथ लेंगे या किस फॉर्मेट में शपथ पत्र को दाखिल करेंगे, उसका सूची या उसका प्रतिरूप इस अनुसूची में मिलता है। अब जैसे जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ होगा, जिसकी जिम्मेवारी दी गई है कि वो सारे क्रियाकलापों को सुचारू ढंग से चलाए, वो संविधान की रक्षा की शपथ लेगा। वो बोलेगा कि मैं अपने सीधे होशो हवास में संविधान की रक्षा करूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश हैं, सीएजी हैं, वो क्या शपथ लेंगे? वो सीधा शपथ लेते हैं कि भाई हम संविधान को बनाए रखेंगे, हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे संविधान का उल्लंघन होता हो, और ये चाहेंगे, ये पूर्ण प्रयास करेंगे कि संवैधानिक नियमों का अनुपालन हमेशा सुनिश्चित हो। तो ये कुछ ऐसे प्रारूप होते हैं। लेकिन इसमें यानी कि तीसरी अनुसूची में जो शपथ या प्रतिज्ञान होता है, उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल का नाम शामिल नहीं है। परीक्षाओं में आपसे यही पूछ लेगा कि तीसरी सूची के या तीसरी अनुसूची के शपथ के प्रारूप में किसका शपथ शामिल है या नहीं है। क्या राष्ट्रपति, राज्यपाल शामिल है? तो नहीं है। ये कहां से है, मतलब इनका शपथ कहां है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60, राज्यपाल अनुच्छेद 159। यहां पे ये शपथ लेते हैं कि मैं संविधान को बनाए रखूंगा और ये प्रयास करूंगा कि देश संविधान के अनुसार चले। इसके अलावा बहुत सारे शब्द होते हैं। तो राष्ट्रपति का शपथ प्रारूप अनुच्छेद 60, राज्यपाल का अनुच्छेद 159। तीसरी अनुसूची में जो शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप है, उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल का प्रारूप नहीं होता है। दूसरे वाला में इनका वेतन शामिल था, दूसरी अनुसूची में इनका वेतन शामिल था, लेकिन तीसरा में इनका शपथ का प्रारूप शामिल नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे। चौथी अनुसूची कहता है यह राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित सीटों की संख्या प्रदान करता है, यानी कि अनुच्छेद 40 का 1 और 80 का 2। ये पूछ लेगा, कभी कभी पूछता है कि यदि राज्यसभा के सीटों में उलट फेर किया जाता है या अनुच्छेद 4 के 1 में या अनुच्छेद 80 के 2 में या अनुच्छेद 4 में या अनुच्छेद 80 में कोई परिवर्तन की जाती है, तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, रखा जाएगा, या उसे कौन सा अनुसूची प्रभावित होगा? तो आपको याद रखना है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों से आवंटन से संबंधित है। ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बोला था, वर्तमान में भी बोल दूं कि इस पूरे वीडियो में मैं वो पहले से जो आप पढ़ते आ रहे हैं उस घिसी पीटी बातों के अलावा मैं उन चीज़ों को और जोड़ के आपके सामने रख रहा हूं जिनसे वर्तमान समय में प्रश्न पूछे जाते हैं या वर्तमान स्वरूप में प्रश्नों को पूछा जाता है। पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। यह राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित सीटों की संख्या प्रदान करता है। अनुच्छेद 40 का 1, अनुच्छेद 80 का 2 हमने एक्स्ट्रा लिख रखा है ताकि जब कभी परीक्षाओं में पूछे तो उससे संबंधित ये चौथी अनुसूची याद रखेंगे। और इसी तरह से वर्तमान में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो ये था तीसरी और चौथी। तीसरी में क्या ध्यान रखना है, चौथी में क्या ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं पांचवी और छठी अनुसूची। अब देखिए पांचवी, छठी और सातवीं, देखिए पूरे को पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। पांचवी अनुसूची जो है और छठी अनुसूची दोनों आपको एक ही तरह का दिखेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा अंतर दिखेगा। शब्द को पढ़िए। पांचवी अनुसूची क्या कहता है,
यह अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची कहता है यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अब देखिए इसी में थोड़ा सा अंतर हो गया। अनुसूची 5 जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे भारत के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। और छठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान निर्माताओं ने पूरे भारत के जो एससी और एसटी से संबंधित प्रशासनिक मामले थे उसे 2 भागों में बांट दिया। एक भाग को रखा उन्होंने 5वीं अनुसूची में और दूसरी भाग को रख दिया 6ठी अनुसूची में। अब क्यों रखा, काहे रखा, वो एक अलग राजनीतिक मामला है, हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे, कथा कहानी से कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जब प्रश्न पूछे कि 5वीं अनुसूची में शामिल होंगे तो इतना खाली ध्यान रखिएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के इलाकों को छोड़ करके पूरे भारत के इलाके शामिल होंगे। पहले देख लीजिए 244 कहता क्या। 244 जो है एससी और एसटी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अब कहिए कि श्रीमान के क्या है, जब भारत सरकार इतनी बड़ी प्रशासन दे रही है तो इनको क्या है। देखिए हर समुदाय की अपनी एक विशेषता होती है और अपनी एक विशिष्टता होती है। हमारे देश में एससी और एसटी समुदाय की भी अपनी एक विशेषता थी और अपनी एक विशिष्टता थी। संविधान निर्माताओं ने उनकी इस भावना को ख्याल रखते हुए बोला कि देखिए आप अपनी सामान्य विशेषताओं को बनाए रखिए। अब इनकी सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं, आप इनके जब लोकल ट्रेडिशन को, कल्चर को पढ़ेंगे, समझेंगे तो देखेंगे कि हाँ इनका जो सामान्य प्रशासन होता है कुछ अलग होता है। जैसे आप पूरे भारतीय वांग्मय में देखेंगे तो पंचायती राज मिलता है, इनके यहाँ भी पंचायती सिस्टम था लेकिन कुछ अलग था। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने इनके समान प्रशासनिक क्या कहते हैं अधिकार को बनाए रखने के लिए एक प्रावधान कर दिया और प्रावधान को रखा 244 में और वहीं पे इसको कुछ कंडिका में बांट दिया। तो 5वीं अनुसूची पूरे भारत के इलाकों के लिए है, किनके इलाके, एससी एसटी क्षेत्रों के। और 6ठी अनुसूची सिर्फ और सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यानी कि 4 राज्यों के जनजातीय इलाकों को संबंधित है। अनुच्छेद 244 का 2, 275 का 1। यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि जब भी इससे संबंधित जो पूछता है तो 5वीं और 6ठी जो अनुसूची हो गया वो एससी एसटी के प्रशासन से संबंधित मामले वाले क्षेत्र हो गए, लेकिन 5वीं जो है वो पूरे भारत के क्षेत्रों से संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। और 6ठी अनुसूची जो है वो सिर्फ और सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। अब सवाल आपसे पूछ लेगा कि 6ठी अनुसूची में शामिल राज्यों की संख्या है वर्तमान में, जिसमें पूछेगा उस समय अभी कितना है, 4 को। यहां से पूछ लेगा कि 5वीं अनुसूची से संबंधित जो मामले हैं सामान्य रूप से एससी एसटी के क्षेत्रों के प्रशासन से जो मामले होते हैं उनमें किन राज्यों की क्षेत्र शामिल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, हमने लिख दिया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन क्षेत्रों के जो मामले होते हैं वो सीधा सीधा राज्यपाल द्वारा देखे जाते हैं और राष्ट्रपति के क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के तत्वाधान में इनके सारे कृत्यों को निर्वहित की जाती है। ये एक अलग विषय है कि इनका समान प्रशासन को कैसे किया जाता है, लेकिन किसी भी राज्य में जो हमारे क्या कहते हैं एससी और एसटी के संबंधी जो मामले होते हैं वो थोड़ा हॉट स्पॉट मामले होते हैं और वो समान प्रशासन से अलग आते हैं, रखे जाते हैं या अलग आते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कहीं विकास की दौड़ में, कहीं बहुसंख्यकवाद की दौड़ में उनके छोटे कल्चर, छोटे ट्रेडिशन जो कि विशिष्ट हैं बह न जाएं, अर्थात उनको एक संवैधानिक सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। तो ये था 5वीं और 6ठी। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची जो है वो हमारे यहाँ विधायी प्राधिकार से संबंधित है। आपने सुना होगा संवर्ती सूची,
केंद्र सूची, राज्य सूची। ये कहाँ है? तो ये 7वीं अनुसूची में। देखिए शब्द कितना अच्छा है। विधायी प्राधिकार का निर्धारण करने के लिए 3 सूचियां शामिल हैं। अनुच्छेद 246। अब सवाल आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद 246 में कोई बदलाव होगा तो कौन सी अनुसूची प्रभावित होगी? तो 7वीं अनुसूची। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि विधायी प्राधिकार यानी कि कोई वैसा प्राधिकार जो विधायी मामला से संबंधित हो वही इस अनुसूची में शामिल हो, अन्य कोई चीजें शामिल नहीं है। विधायी प्राधिकार का मतलब हो गया कि किन विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है, किन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है, ऐसे कौन से विषय हैं जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो आपने पढ़ा है कि केंद्र वाले मामलों पर सिर्फ केंद्र बनाएगी, राज्य सूची के मामलों पर सिर्फ राज्य बनाएगी, लेकिन समवर्ती सूची के मामलों पर दोनों कानून बनाएंगे। और यदि एक ही विषय पर दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून लागू होगा और राज्य का कानून शून्य घोषित हो जाएगा। तो ये कहाँ मामला है? 7वीं अनुसूची में। अब किस अनुसूची में क्या कितने विषय हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ये था 5वीं, 6वीं और 7वीं। अब देखते हैं हम लोग 8वीं, 9वीं और 10वीं अनुसूची। अब देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची। देखिए मैंने शुरू में ही बोला, आपने पढ़ा भी होगा कि प्रारंभ में संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, बाद में जोड़ दी गई। 4 जुड़े, कौन जुड़े, कब जुड़े, उसको हम आगे परिचर्चा कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं 8वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। क्या लिखता है? इसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है। अनुच्छेद 244 के 1 और अनुच्छेद 344 का 1 और अनुच्छेद 351, यानी कि 344 का 1 और 351। अब ये क्या अनुच्छेद है? हमने भाषाओं से संबंधित अलग वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्रारंभ में मतलब जब 8वीं अनुसूची बना तो उस समय कुल 14 भाषा थे। बाद में इसमें कुछ भाषाएं जोड़ दी गई। अब कौन भाषा कब जोड़ा गया वो मैंने अलग से लिख रखा है और आपको बता दूंगा कि उसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया, यानी कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। परीक्षाओं में प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किस भाषा को सर्वप्रथम संविधान में संशोधन करके जोड़ दिया गया या अधिनियम ला करके जोड़ दिया गया? तो सिंधी भाषा को। कौन सा? 21वां। कब? 1967। ये तीनों आपसे पूछ सकता है। कालांतर में 1992 में 71वें संविधान संशोधन, यानी कि 21 में 50 जोड़ दीजिए तो 71वां आएगा। 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी कि 3 भाषा जोड़ा गया। पहले एक भाषा सिंधी, दूसरी बार में कितनी भाषा? 3 भाषा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1992 में। किस अधिनियम के तहत? 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। कालांतर में 2003 में, 92 में, यानी कि 71 में था, यहाँ 92 में संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2004 से प्रभावी हुआ। 2003 में लाया गया, प्रभावी कब से हुआ? 4 में। और इसमें क्या क्या जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल कर लिया गया। यानी कि प्रारंभ में 14, 1 जोड़ा 15, 3 जोड़ा 18 और 4 फिर जोड़ दिया 22, यानी कि अभी यहां कुल कितनी भाषा है? 22 भाषा। कैसे जुड़ा? 14 + 1 + 3 + 4। ये आपको याद रखना। पहले कितना था? 14, फिर कितना जुड़ा? 1, फिर कितना जुड़ा? 3, फिर कितना जुड़ा? 4। और कब जुड़ा? 1967 में 1 ठो, 92 में 3 ठो और 3 में जो 4 से प्रभावी हुआ 4 ठो। याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सी भाषा जुड़ी? सिंधी। कौन सी भाषा जुड़ी? सिंधी। ये थोड़ा पूछता ज्यादा है तो ध्यान रखेंगे इसको।
अब एक चीज और नीचे मैंने लिख रखा है अलग रंग में कि भारत में वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा है। क्लासिकल भाषा, क्लासिकल भाषा का कुछ परिभाषा है। जैसे एक परिभाषा तो उसमें है कि वो भाषा कम से कम 2000 साल पुराना होना चाहिए, उसमें उच्च साहित्य होना चाहिए, ये सब चीज अलग अलग मानक हैं। तो ये शास्त्रीय भाषा भी 8वीं अनुसूची में शामिल है। और शास्त्रीय भाषा हमारे देश में टोटल 6 है। कौन कौन है? तमिल। कब बना? 2004 में। अब प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सी शास्त्रीय भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई? तो कौन सा है? तमिल। कब दिया गया? 2004 में। फिर दूसरा कौन है जी? संस्कृत। कब? 2005 में। कन्नड़ 2008 में। तेलुगु 2008 में। मलयालम 2013 में। और ओडिया 2014 में। यानी कि भारत के वर्तमान 6 शास्त्रीय भाषाओं में सबसे नया जिसको संविधान में जोड़ा गया है वो कौन है? ओडिया। और सबसे पुराना कौन है? तमिल। और जो शास्त्रीय भाषा है वो हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल है। 8वीं अनुसूची में क्या है? वो शामिल हैं। और इसी से संबंधित प्रश्नों को उलट फेर के घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि क्या संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत के शास्त्रीय भाषा शामिल हैं? शास्त्रीय भाषा शामिल हैं। शास्त्रीय भाषा कौन कौन है? तो तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और ओडिया है। किस शास्त्रीय भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई या किस भाषा को? तो तमिल को। वर्तमान में सबसे नया कौन है? तो ओडिया। हो सकता है बाद में कुछ और जुड़े, वो आपको करेंट अफेयर्स में ध्यान रखनी होगी। तो ये था हमारा 8वीं अनुसूची से संबंधित मामला। ये सारे तथ्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हमने इसको उसी तरह से रखा भी है। अब जो जोड़ा गया 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब देखते हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को। देखिए मैंने एक ही साथ इन चारों को लिख रखा है, कोई अलग नहीं है। जो आप पढ़े हैं वही चीज़ें शामिल हैं इसमें। बस मेरा समझाने का उद्देश्य ये है कि इससे परीक्षाओं में प्रश्न कैसे विभिन्न रूपों से पूछा जाता है। तो संविधान का प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थीं। कालांतर में 4 और जोड़ दी गई। कौन कौन जोड़ी गई और उनके लाने का उद्देश्य क्या था, इस पर एक छोटी सी संक्षेप में चर्चा कर लेंगे ताकि जब आप परीक्षाओं में बैठे तो आपको ध्यान रहे। तो सबसे पहला है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची देखिए इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया। यानी कि 1951 में संविधान संशोधन लाया गया और 9वीं अनुसूची को लाया गया। कहा जाता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल जो विषय होते हैं उस पर माननीय कोर्ट के जो अधिकार होते हैं बहुत ही कम होते हैं। कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आपने तरह तरह की बातें सुनी होगी। आपने कभी सोचा कि आखिर इस अनुसूची को लाने का उद्देश्य क्या था? तो इसके पीछे की एक कहानी बताता हूँ। मामला हुआ कि महाराष्ट्र की सरकार ने कुछ जमीनों को एक्वायर करके ले करके और गरीबों में बांट दिया। जो भूमिहीन थे उन्हें बांट दिया। जब ये मामला उठा, बांटा गया, तो लोग चले गए कोर्ट के पास कि भाई देखिए इन्होंने जो सरकारें हैं उन्होंने सार्वजनिक पैसे से जमीन को खरीदा और सिर्फ गरीबों में बांटा, हमें दिया नहीं। तो कोर्ट ने बोला कि भाई आप तो अमीर हैं, आपको क्यों चाहिए? तो जो लोग कोर्ट में गए थे उनका तर्क था कि हम अमीर हैं कि गरीब हैं मतलब नहीं, मतलब यह है कि जब सरकार कोई कार्य कर रही है तो उसमें हमसे विभेद कैसे कर सकती है। कोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकार के उस कृत्य को या काम को अवैध घोषित कर दिया। बोला कि नहीं, ये मूल अधिकार का उल्लंघन है, आप कोई ऐसा कृत्य नहीं कर सकते हैं जिसमें भेद हो। अब सरकार को लगा कि भाई ये तो गलत चीज है। हालांकि कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि सरकार का एक कार्य सराहनीय है कि जमीन को खरीद करके या जमीन को क्या कह सकते हैं घेर करके जमीन को एक साथ इकट्ठा करके गरीबों में बांटा जाए ताकि हमारे देश में समाजवाद का जो सुनहला उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सके। लेकिन कानून तो ऐसा था नहीं। तब संसद ने लाया 9वीं अनुसूची और कहा कि इसमें जो हम रखेंगे वो
कोर्ट के झमेलों से बचा रहेगा, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन मूल उद्देश्य कोर्ट से झमेलों से बचना नहीं था। मूल उद्देश्य था कि इसके कुछ कृत्यों और विनियमों को भाग 3 से बचाना। यानी कि हमारे यहाँ देखिए एक चीज पढ़े होंगे हमने, संविधान के जो भाग 3 से संबंधित मामला था, मूल अधिकार था, उसमें भी बताया है कि हमारे यहाँ जो भी कानून बनते हैं कोर्ट उसे स्कैन करता है कि क्या ये कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अब हर कृत्य को उसी पर नापा जाता है। यदि कोई कानून ऐसा बना जिससे मूल अधिकारों का हनन होगा तो उसको उस मात्रा तक, पूरा नहीं, उस मात्रा तक न्यून घोषित कर दिया जाता है या न्यून हो जाता है जिस मात्रा तक वो हमारे मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। तो संसद ने कहा कि ठीक है, हम कुछ ऐसे विषयों को लाते हैं और हम इसको 9वीं अनुसूची में रख देंगे। और इस अनुसूची में रखने का मतलब हुआ कि इस देश के कुछ वैसे लोगों के लिए रखा गया है जो बहुत ही अभी दबे कुचले हैं या उनको इस प्रकार का सहारा देना जरूरी है। और ये मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाग 3 के प्रभाव से बचाना। किसके प्रभाव से बचाना? भाग 3 के प्रभाव से बचाना। इसको कंसेप्ट को क्लियर रखें। तो 9वीं अनुसूची कब लाया गया? 51 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भाग 3 के प्रभाव से बचाना। ऐसा नहीं कि संविधान से अलग कोई संविधान बना देना नहीं था। सरकार का मतलब या जो लाने वाले लोग थे उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था कि हम कोर्ट के प्रभाव से अलग रखते हैं, जैसा हम लोग समझते, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ मुख्य उद्देश्य ये था कि हम कुछ ऐसे कृत्यों को निर्वहित करेंगे जिससे कुछ ना कुछ लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे। अब वो कोर्ट में चले जाएंगे, अब वहाँ मूल अधिकार से जैसे ही कोर्ट उसको स्कैन करेगा, मामला गड़बड़। तो बोला कि नहीं, हम कुछ कृत्यों को 9वीं अनुसूची में रखेंगे और कोर्ट उसको नहीं देखेगी। एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें रखने का मतलब 9वीं अनुसूची में रखने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सीधा सीधा आप लीगल चीज वहां डाल दीजिएगा, कोर्ट नहीं देखेगा। कोर्ट सब देखती है। मामला क्या है? हमने शुरू को ही प्रारंभ में आपको बताया कि मामला महाराष्ट्र सरकार का था। सरकार जन कल्याण करना चाह रही थी, लेकिन मामला कानूनी पछड़ा में फंस गया। तो उस कानूनी पछड़ा में ना फंसे, इसके लिए 9वीं अनुसूची लाई गई। और संसद को यदि ऐसा लगता है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस पर एक कानून बना के 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, तो डाल दिया जा सकता है और उस पर कोई आक्षेप नहीं होगी। तो मेरी समझ से आपको समस्या क्लियर हो गई होगी कि 9वीं अनुसूची क्यों लाई गई कहानी के द्वारा। और परीक्षाओं में आपसे प्रश्न जो पूछेगा पीसीएस वगैरह में, वो यही कि 9वीं अनुसूची का लाने का मुख्य उद्देश्य था भाग 3 के प्रभाव से कुछ क्षेत्रों, कुछ इलाकों, कुछ लोगों के उद्देश्यों को बचाना। 10वीं अनुसूची, इसे दल बदल भी बोला जाता है, दल बदल। हालांकि इस पर हमने अलग वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया। अनुच्छेद 102 का 2, अनुच्छेद 191 का 2। देखिए उस समय हो क्या रहा था ना कि जो भी सांसद विधायक बनते थे वो एक दल से दूसरे दल, दूसरे दल से तीसरे दल, आयाराम गयाराम बने रहते थे। बहुत दिक्कत होने लगी। तो इसको रोकने के लिए एक अधिनियम लाया गया और उसको फिर रखा गया 10वीं अनुसूची में। अब बोला गया कि देखिए आप दल बदल तो कर सकते, लेकिन उसके कुछ सेवा शर्त होंगे, कुछ अलग प्रारूप होगा। यदि आप उस प्रारूप में दल बदल करते हैं तब तो ठीक है, यदि आप उस प्रारूप में दल बदल नहीं करते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि आप अकेले रूप से दल बदल नहीं कर सकते। तो 52वां संविधान संशोधन जो था, जो 1985 में आया, वो 10वीं अनुसूची में रखा गया और उसे दल बदल कानून कहा जाता है। प्रश्न कैसे पूछेगा? दल बदल से संबंधित अनुसूची है तो 10वीं अनुसूची। दल बदल से संबंधित संविधान संशोधन कौन था? 52वां। कब लाया गया? 1985। प्रभावित होने वाले अनुच्छेद 102 का 2 और 191 का 2। 11वां और 12वां, देखिए 11वां और 12वां जो था वो 92 में ही आया, एक ही साथ आया। कब आया? इसको ध्यान रखिएगा, बता देता हूं कैसे ध्यान रखिएगा। 1992 में आया, ठीक है, समझ रहे हैं। एक था 73वां और एक था 74वां, एकदम सीधा है, कहीं पे ध्यान आप पढ़े होंगे बहुतों बार। 11वां जो था वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज से संबंधित था। किससे था? पंचायती राज से। और 12वां
अनुसूची में जो शामिल विषय वस्तु थे वो नगर पालिका से संबंधित थे, और वो था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। यानी कि भारत में गांव के लिए अलग और शहरों के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था लाई गई, प्रशासनिक व्यवस्था लाई गई। जो गांवों के लिए था उसे पंचायती राज व्यवस्था कहा गया, और जो शहरी व्यवस्था थी उसे नगरपालिका व्यवस्था कही गई। शहरों नगरों मतलब 11वीं अनुसूची में गांव वाला मामला रखा गया, और 12वीं अनुसूची में नगरों वाला मामला रखा गया। 11वीं अनुसूची से संबंधित जो है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, और 12वीं अनुसूची से संबंधित जो होगा वो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता देता हूं, पीसीएस के परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया, यह पंचायतों के शक्तियों, अधिकार एवं जिम्मेवारी से संबंधित है। क्या क्या से है? शक्ति, अधिकार एवं जिम्मेवारी। अर्थात जब 73वां संविधान संशोधन लाया गया, विषयों को उसमें शामिल किया गया, तो उसमें यह रखा गया कि आखिर ये जो पंचायतें हैं, ये जो नगर पालिकाएं हैं, इनका क्या शक्ति होगी, इनके क्या अधिकार होंगे और इनकी क्या जिम्मेवारी होगी। इन 3 चीज़ों को रखा गया। पीसीएस में आपसे पूछेगा कि इनके जो रखे गए हैं उसमें क्या क्या शामिल है, क्या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। शक्ति, अधिकार और जिम्मेवारी। 11वीं अनुसूची में जो विषय रखे गए हैं क्या कहते हैं, पंचायतों से संबंधित, उसमें 29 कार्य वस्तु। 29 कार्य वस्तु मतलब पंचायतों से संबंधित मामले, जैसे कृषि, भूमि इत्यादि संबंधित जो छोटे छोटे मामले होते हैं उसको रखा गया उसमें। और 12वीं अनुसूची में जो नगर पालिका से संबंधित है उसमें 18 कार्य वस्तु। पंचायतों वाला में कितना है? 29 कार्य वस्तु वर्तमान में, और क्या कहते हैं नगर पालिका वाला में कितना है? 18 कार्य वस्तु। कार्य वस्तु का मतलब 18 विषय उसमें छोटे छोटे विषय हैं जो कि एक नगर पालिका से संबंधित या पंचायती से संबंधित से या पंचायती क्षेत्रों से संबंधित मामले होते हैं, जैसे नली बनाना, गली बनाना, बिजली व्यवस्था करना, भूमि से संबंधित, छोटे छोटे कृषि वानिकी संबंधित, हट वगैरह जो लगते हैं, इस सबसे संबंधित मामलों को उसमें रखा गया है कि पंचायतें कैसे इस पर कोई कानून बना के उनको नियमित कर सकती है। अब सब चीज़ के लिए तो संसद बनाएगी नहीं, सब चीज़ के लिए विधानमंडल कानून बनाएगा नहीं, तो इस सब विषय इसको दिए गए हैं। इसी को ध्यान रखेंगे। आजकल मैंने देखा एक दो जगह इसको पूछा है कि 11वीं अनुसूची में जो शामिल हैं पंचायती वाले मामले, उसमें कितने कार्य वस्तु? 29, और 12वीं में वर्तमान में 18। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज लाया गया, उसको रखा गया 11वीं अनुसूची में, और 74वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया आपका क्या कहते हैं नगर पालिका वाला मामला, उसे रखा गया 12वीं अनुसूची में, और ये दोनों जो थे 1992 में ही आए थे। कब आए थे? 1992 में। ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। लास्ट में एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि 11वीं और 12वीं अनुसूची जब शामिल की गई, केंद्र में किसकी सरकार थी? अर्थात किस पार्टी की सरकार ने किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये चीज़ें लाई गई? इसे आप जरूर देखेंगे, समझ लेंगे, आपको ठीक चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये था हमारा अनुसूची से संबंधित वीडियो। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने पूर्ण रूपेण आधुनिक समय में जो परीक्षाएं पूछी जाती हैं उनसे संबंधित मामलों को रखते हुए बनाया है। विशेष चीज़ के लिए आप NCERT के बुक और मानक किताबों को पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।